नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी प्रसार की कवायद में जुट गई है। लेकिन पार्टी के सदस्यता अभियान के बीच हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी छोड़ने वाले बागियों को बीजेपी में एंट्री नहीं मिलेगी। बडौली ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के विरोध में काम किया, पार्टी में उन्होंने अपने स्थान को खुद ही खत्म किया। साथ ही पार्टी ने भीतरघात करने वालों की सूची भी तैयार की। सीएम नायब सैनी भी ऐसे नेताओं की एंट्री पर पहले ही फुल स्टॉप लगा चुके हैं जो चुनाव के समय में बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए थे। इससे उन नेताओं को झटका लगा जो बीजेपी में वापसी की कोशिश में हैं या फिर लॉबिंग में लगे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी से गद्दारी करने वालों से खासा नाराज है। ऐसे में बीजेपी का यह कदम पार्टी को कितनी मजबूती देगा और क्या संदेश पार्टी देने की कोशिश कर रही है, यह सवाल है। तो बागियों की एंट्री अब बीजेपी में नहीं होगी। एक बड़ा फैसला प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की तरफ से हरियाणा में लिया गया है। अब पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, यह सवाल जरूर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं और वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जैसे सियासत, व्यापार और प्रॉपर्टी बाजार में करेक्शन का चलन होता है, ठीक वैसे प्रदेश बीजेपी भी वैसा ही कह और बता रही है। दरअसल एक तरफ प्रदेश बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है, वहीं अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सबको बता दिया है कि पार्टी में अब बाहर से आने वालों और लोकसभा विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों की नो एंट्री हो गई है। आजकल जिलों में प्रवास पर चल रहे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ये बात खुलकर कह रहे हैं। बिल्कुल 100% हमने सूची तैयार की है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं। हमारा संगठन इतना बड़ा है, बहुत सारी आंखें हैं देखने वाली, और सभी प्रकार की रिपोर्ट हमने ली है। जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे भी ली है, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता से उनसे भी लिया है, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग भी चुनाव में लगे थे जिन्होंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए भी ये विरोध में है। वो जानकारी सामाजिक संगठनों ने भी हमें दी है और उन सब की सूची बनी है, उन सब पर विचार हो। गौरतलब है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सोनीपत से चुनाव हारे हैं। हारने के बाद से वो कह रहे हैं कि भीतरघात करने वालों की पहचान कर ली गई है। अब विधानसभा चुनाव में भी कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं ने ऐसा ही किया है। ऐसे लोगों ने पार्टी में खुद अपनी जगह खो दी है। इसका मतलब ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मूल काडर की अनदेखी पर दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट देकर चुनाव लड़वाया गया। कुछ हार गए तो कुछ जीतकर विधायक, सांसद और मंत्री बन गए। हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत संगठन खड़ा हो और हरियाणा प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, और जहां हम आज 48 विधायकों के साथ सरकार में आए हैं, जो हम 42 विधानसभा सीटें हारे हैं, उन पर भी जब आगे चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, इस प्रकार का एक मजबूत संगठन बनाने की हमारी तैयारी है। पार्टी में आक्रोश को थामने के लिए अब ये फैसला हुआ है, यानी करेक्शन की गई है। बाहर से आने वालों और भीतरघातियों की पार्टी में नो एंट्री। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बीजेपी में बागियों की एंट्री नहीं होगी, ये बात खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली कह रहे हैं और सीएम सैनी भी इस तरीके का संदेश दे चुके हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है और अब पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। देवेंद्र, सीधा सवाल यही कि अब बीजेपी के इस कदम के बाद पार्टी कितनी मजबूत होगी, संगठन कितना मजबूत होगा, ट्रांसपेरेंसी कितनी आएगी, ये तमाम सवाल अब गहराने लगे। देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव जब हुए मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, 5 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी को होश आया और खुद मोहनलाल बडौली जो अब प्रदेश
देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। महेश, पार्टी ने जो फैसला लिया है बड़ा फैसला है, क्या संदेश देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है? संगठन को कितनी मजबूती के तौर पर इस फैसले को देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों से, यानी विधानसभा चुनाव से, उससे पहले लोकसभा चुनाव से सबक लिया भी है और उस सबक को आगे एक संदेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश भी कर रही है। दरअसल बाहर से आने वाले लोगों को ऐन मौके पर लोकसभा के टिकट भी दिए गए, विधानसभा के टिकट भी दिए गए, जिनका नुकसान है वो संगठन था। तमाम जो पुराने कार्यकर्ता है वो ये मानकर चल रहे थे कि मौके पर आने वालों को अगर टिकट मिलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर का कार्यकर्ता आखिर क्या करेगा। अभी उन्हीं कार्यकर्ताओं के दिल को राहत यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग या आरएसएस से जुड़े लोग, जो कि मूल रूप से कह सकते हैं कि विचारों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को यहां दिल की राहत पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है कि ऐसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अग्नि परीक्षा के वक्त सामने खड़े थे, यानी तो ऐसे लोगों को अब राज के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे लोग अगर राज में, यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अगर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऐसे लोगों को नहीं मिल सकता। ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी अग्नि परीक्षा में नैया को पार लगाने में मददगार थे, ना कि उनके खिलाफ खड़े थे। और ऐसे में यहां कोई नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं है, क्योंकि करीब करीब 5 साल का ही अंतराल बाकी है। 4.5 साल लोकसभा चुनाव और पूरे 5 साल जो है विधानसभा चुनाव को लेकर अभी बाकी है। तो कोई बड़ी अग्नि परीक्षा ऐसी नहीं है कि नेताओं को लेने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा ही मिल जाए, कोई चुनावी फायदा ही मिल जाए। यहां इनको लेने नहीं लेने से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रहा है। और ये जो है एक संकेत भी देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर हवाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो तो पार्टी छोड़कर जाने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वापसी जो है फिर उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। एक सबक ऐसे बागियों को सिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो कि चुनावी अग्नि परीक्षा में हवाओं का रुख कांग्रेस की तरफ देखकर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ गए थे। तो ऐसे लोगों को राज की जो मलाई है उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। हाल फिलहाल जो दोनों नेता यानी नायब सिंह सैनी संगठन के लोग और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ये मानकर चल रहे हैं कि अभी ने ले या नहीं ले कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम संकेत जो दिए जाएं वो सकारात्मक दिए जाएं ऐसे कार्यकर्ताओं को जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं, संघर्ष के साथ खड़े हैं। बागियों के लिए बीजेपी में हाल फिलहाल तो कोई जगह नहीं। वीरेंद्र जी, कितना परिवर्तन इस फैसले के बाद देख रहे हैं? जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करना है और देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 33 लाख सदस्य थे और अब 2024 में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब हरियाणा के अंदर 20,000 के करीब बूथ हैं और हर बूथ पर 250 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। अब हरियाणा के अंदर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, वो अगले वर्ष में मार्च अप्रैल में संभावित हैं। तो इस चुनाव को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। तो इस ताकत का प्रदर्शन तभी संभव होगा जब पार्टी का जनाधार होगा। तो नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। अब देखिए गली गली में भारतीय जनता पार्टी के जैसे पन्ना प्रमुख थे, नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, पार्टी का आधार मजबूत होगा, लोगों से जुड़ाव होगा, संपर्क होगा। तो ये काम जो चुनाव में पार्टी को आसानी होती है। जो मतलब अपना मकसद है, पार्टी जो अपना संदेश है और सरकार की उपलब्धियां हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यकर्ता कारगर भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो सब सदस्यता अभियान पर है और सदस्यता पर्व को बड़े एक मतलब सादगी के और समरसता के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष अपना प्रवास कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि हर कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़ा हुआ है। और इसके साथ अब देखिए जब किस कार्यकर्ता को जो पार्टी से छोड़ गए थे किसको शामिल करना है नहीं करना। अब देखिए पंचकुला की बात करते हैं। पंचकुला में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। वहां भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल नहीं है। देखिए मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में नहीं है, संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। इसलिए जो दूसरे दलों के वह पार्षद है उनको शामिल किया जा रहा है ताकि अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। जहां भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अपनी ताकत बढ़ानी है, वहां दूसरे दलों को शामिल किया जाएगा, नेताओं को शामिल किया जाएगा।
और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जो गद्दारी कर गए, यानी कि चुनाव के समय पार्टी को छोड़ गए, तो उनको दोबारा वापस लेने का भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। आगे पार्टी किस तरीके का संगठन बनाने की कोशिश करेगी, कितनी मजबूती ये कदम पार्टी को देगा, इस पर फिलहाल कोई अग्नि परीक्षण नहीं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, सवाल यही है कि अब जो भीतरघात की लिस्ट तैयार की गई है वो भी काफी लंबी है, कई नाम हैं। अब सवाल ये कि क्या इसे एक नए पहल के तौर पे देखा जाए, क्या ये ट्रेंड कुछ नया है या फिर पहले भी पार्टी ऐसा करती रही है? देखिए सौरभ, हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं, नेताओं के, और दिल्ली तक जो बड़े नेता बैठे हैं। चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अभी चल रहे हैं और उससे पहले अगर हरियाणा में नतीजे बीजेपी के खिलाफ जाते तो बहुत बड़ा पार्टी का सियासी नुकसान था और मनोबल में भी असर पड़ता। अब जैसे कैसे चुनाव जीत लेने के बाद बीजेपी ये चाह रही है कि आगे जैसे नगर निगम चुनाव है, या मतलब एक मजबूत संगठन खड़ा हो, जैसा आज मोहनलाल बड़ोली कह भी रहे थे। मैं आपको याद दिलाऊं, लोकसभा में जब चुनाव हारे थे मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से लोकसभा का, उन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया था कि कुछ नेताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं। उनका इशारा कुछ बड़े नेताओं की तरफ था, सोनीपत के ही। वो ये सारा मामला संज्ञान में लाया गया हाईकमान के, और फिर ये स्थिति हिसार में भी हुई थी। बीजेपी जब हिसार में लोकसभा चुनाव हारी, सोनीपत में हारी, 3 जगह और हारी, तो कुछ जगह से शिकायतें थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं पार्टी के ही लोग, मतलब अंदर खाते कांग्रेस से मिले हुए थे या कांग्रेस की जय होना देखना चाह रहे थे। तो उसके बाद विधानसभा में भी कुछ इस तरह की स्थिति रही है, हालांकि कांग्रेस में ज्यादा थी बागियों वाली स्थिति। अब बीजेपी ने जो प्रदेश अध्यक्ष खुलकर कह रहे हैं कि जो पार्टी से बाहर के लोग आएंगे, दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस है या इनेलो है, जैसे जो पार्टियां अभी गड्ढे में पड़ी हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, तो हो सकता है वो लोग मौका देखकर बीजेपी में आना चाहे जिन पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा विधानसभा में। दूसरी बात यह कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जो गए हैं, पार्टी को नुकसान किया है, इन दोनों तरह के लोगों की अब नो एंट्री रहेगी। अब ये खुलकर मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं और हर जगह कह रहे हैं, जहां जहां वो प्रवास कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर ये बात कर दी है कि स्पष्ट। अब इससे क्या होगा, एक तो मूल काडर जो है उनको ये लगातार शिकायत थी लोकसभा में, विधानसभा में, कि पार्टी के मूल कार्यकर्ता की, जिन्होंने 30 से 40 साल पार्टी में काम किया, पसीना बहाया, वफादारी दिखाई, पार्टी से जुड़े रहे, उनको कभी चुनाव नहीं लड़वाएगा। एक तो उनका वो शिकायत जो ग्रीवेंसीज थी, अब शायद उनको ये कहने का मौका ना मिले। दूसरा, जो मौका परस्त लोग थे जो ये सोच रहे थे कि मेरी पार्टी में मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है, पार्टी कमजोर है, पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, वो बीजेपी को, उनको लगता था कि बीजेपी में जाओ टिकट मिल जाएगी। लेकिन कई लोग बीजेपी में गए टिकट की शर्त पर, हमने देखा है लोकसभा में, विधानसभा में भी। अब जैसे कैसे सरकार बना लेने के बाद बीजेपी चाहती है हरियाणा में संगठन मजबूत हो, पहले से ज्यादा मजबूत हो संगठन। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, 10 लाख सदस्य बन गया, अभी 40 लाख और जो विधायक बने हैं, मंत्री तक बने हैं, उनको कहा है कि 20-20 हजार सदस्य आपको बनाने हैं और सांसदों को 30 हजार की जिम्मेदारी। तो बीजेपी टारगेट्स पूरा करने में माहिर मानी जाती है। टारगेट्स को पूरा करवाना, काम लेना, काम करवाना पार्टी अच्छी तरह जानती है। तो जो नगर निगम चुनाव आने हैं उससे पहले, नया साल में नगर निगम चुनाव होने, पार्टी पूरी तरह से अपनी कमजोरियों को, गलतियों को सुधार कर एक मजबूत संगठन के तौर पर दिखना चाहती है। और 2018 में दिसंबर में जो चुनाव हुए थे 5 नगर निगमों पे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे और बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई थी। शायद अब बीजेपी अपने माकूल माहौल को देखकर अब फिर कोशिश करी है कि जैसे पिछली बार 5 नगर निगम में 5 मेयर बने थे और अब फिर 5 से ज्यादा मानेसर भी जो नगर निगम 11वां बना है हरियाणा का, वहां भी चुनाव शायद हो सकते हैं। तो आधा दर्जन नगर निगमों के चुनाव है, फिर से मेयर बनाने की तैयारी है ताकि बीजेपी का जलवा नजर आए, विरोधी पार्टियां पूरी तरह से सुन नजर आए। इस तरह की रणनीति पर बीजेपी चल रही है। महेश, हमने देखा कि जो तैयारियां हैं, पार्टी के जो फैसले हैं, केंद्र स्तर पर भी हमने देखा, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी सहयोगी दलों के साथ गठजोड़ करके। पहले गाहे बगाहे तमाम बड़े नेता बीजेपी के या बातें उठाते रहे कि जो एक बार चला गया उसको वापस नहीं आने दिया जाएगा। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल ले लें तो उसके बाद उन्हें पार्टी में, संगठन में वापस किया गया। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फैसला केंद्रीय स्तर पर लिया गया है या फिर प्रदेश स्तर पर, और आखिर इस तरीके का यूटर्न पार्टी ने केंद्र स्तर पर तो एनडीए की सरकार बना ली, लेकिन प्रदेश में इस तरीके का जो फैसला लिया है उसके क्या मायने निकाले जाए?
देखिए, मायने बेहद आसानी से समझे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत ही नहीं है। नगर निगम चुनावों को लेकर शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, लगता नहीं है कि नगर निगम चुनावों को अपने सिंबल पर कांग्रेस पार्टी शायद ही लड़ पाएगी। ये संभावनाएं हाल फिलहाल नजर आ रही है और इतने कम वक्त में ना तो कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का ऐलान कर सकती है, ना ही अभी तक का हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के लोग तय नहीं कर पाए और संगठन को लेकर, एकजुटता को लेकर अभी भी सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हैं। तो ऐसी कमजोरी की स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती और इसी बात को बडोली भी समझ रहे हैं, नायब सिंह सैनी भी समझ रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में तो पहले से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जहां पर किसानों का भी कोई मुद्दा जो है वो सामने नहीं आता और ग्रामीण क्षेत्रों में ही बीजेपी को कमजोरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहां भी चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी देखने को मिली है। ईवीएम के आंकड़े यही कहते हैं। तो ऐसे में नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। अब बीजेपी इन नेताओं को वापस आखिर क्यों ले, इससे गलत संदेश जाएगा। जो मूल कार्यकर्ता है उसे ये आशंका हमेशा बनी रहेगी कि बाहर से आने वाले टिकट ले लेते हैं, बगावत करते हैं, चुनाव हरवाने की कोशिश करते हैं, हमारी मेहनत से अगर हमने सरकार बनाई भी तो ये लोग फिर राज में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वापस आ गए। ये गलत संदेश जाएगा और बीजेपी को हाल फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नियम पार्टी की तरफ से बना लिया गया। दरअसल ये पिक एंड चूज हुआ करता है, परिस्थिति के हिसाब से कोई भी फैसला लिया जाता है, समय के हिसाब से कोई भी फैसला लिया जाता है। फिलहाल एक बेहद आसान उदाहरण मैं हिसार का जाहिर कर सकता हूं, जहां पर डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा माना जाता था वैश्य समाज को लेकर, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की तरफ से दी गई थी। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही जो है सावित्री जिंदल अपने सांसद बेटे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल के साथ जो है दिल्ली दरबार में पहुंचती है और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान करती है और बीजेपी के लोग भी खुले मन से उनका जो समर्थन है वो हासिल करते हैं। अब सावित्री जिंदल ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम किया था और कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग भी सावित्री जिंदल की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे लोग जो कि बीजेपी में शामिल थे लेकिन सावित्री जिंदल की मदद कर रहे थे, सावित्री जिंदल ने हराया बीजेपी के उम्मीदवार को, वो भी हाई प्रोफाइल यानी डॉक्टर कमल गुप्ता को। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही उनका समर्थन हासिल करने से बीजेपी के नेताओं ने कोई गुरेज नहीं किया, जबकि सावित्री जिंदल के समर्थन की कोई जरूरत सरकार बनाने को लेकर, सरकार चलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। स्पष्ट बहुमत की सरकार बीजेपी के लोग पहले से बना चुके थे, बावजूद इसके बीजेपी के उम्मीदवार को हराने वाली सावित्री जिंदल के समर्थन को खुले मन से बीजेपी के लोगों ने स्वीकार किया है। तो ऐसा कोई नीतिगत फैसला भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को लेकर कर लिया हो, ऐसा भी नहीं है। समय और जरूरत के लिहाज से इन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी के रणनीतिकार इसकी जरूरत नहीं समझ रहे और एक संदेश ऐसे लोगों को जो कि बागी होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, ये एहतियात बीजेपी बरतती नजर आ रही है। वीरेन जी, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बागी हुए 8 नेताओं पर बीजेपी ने कार्रवाई की, जिनमें उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। बड़े नाम है तमाम, रणजीत चौटाला हैं, देवेंद्र कादयान हैं और नवीन गोयल हैं, हथीन से केयर सिंह रावत हैं, तमाम बड़े नाम हैं। और अशोक तंवर जो कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी में गए और आम आदमी पार्टी के बाद फिर उन्होंने यू टर्न लिया, बीजेपी बेहतर लगी तो बीजेपी में आए, हवा लगी कांग्रेस की तो कांग्रेस में फिर वापस पहुंच गए, बड़ी नाटकीय अंदाज में गए। तमाम बड़े नेता, पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। अब इन नेताओं की आगे की सियासी सफर की बात की जाए, सियासी भविष्य की बात की जाए तो वो क्या रहेगी? क्योंकि कांग्रेस तो अभी खुद ही गफलत की स्थिति में है, अब ये क्या करेंगे, ये भी एक सवाल। देखिए, देवेंद्र का ध्यान जो है, निर्दलीय विधायक जीत गए और देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन में दे दिया। अब निर्दलीय विधायक होने के नाते वो भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता जाती है। तो इस तरह बाकी ऐसे नवीन गोयल हैं, गुरुग्राम से हैं, रंजीत सिंह हैं और इस तरह अगर मतलब जो लोग पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, अब उनको भारतीय जनता पार्टी को अब आवश्यकता नहीं है। अब अगर निगम के चुनाव होने हैं नगर पालिका में तो उनकी शहरों में कोई ज्यादा जनाधार है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है नहीं। तो जैसे जिलेराम शर्मा भी हैं, तो मतलब अब उन लोगों का जो भविष्य है वो अपने पार्टी के अंदर, अपने जो जिन दलों में हैं उनको वहीं अपनी जड़ें तलाश करनी, अपना वहीं आधार बनाना होगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी अब बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब जब संगठन के चुनाव हो जाएंगे, संगठन सदस्यता के बाद चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, ये भी सवाल रहेगा। क्या मोहनलाल बडोली को पुनः अध्यक्ष बनाया जाएगा या नया अध्यक्ष बनाया जाएगा? और कृष्ण बेदी अब वो मंत्री हैं
और पार्टी के महामंत्री भी हैं। जब वो चुनाव हार गए थे तो पार्टी का महामंत्री बना दिया गया था, जीत गए तो उनको मंत्री बना दिया। मंत्री और महामंत्री दोनों हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रथा चली आ रही है, जीत गए तो मंत्री, हार गए तो महामंत्री। तो इस तरह इस प्रथा को भी भारतीय जनता पार्टी को बदलना है। नए महामंत्री बनाए जाएंगे, संगठन का नया ढांचा खड़ा किया जाएगा। पार्टी को अभी राज्यसभा के सदस्य के लिए जो चुनाव होना है, एक सीट के लिए कृष्ण पवार से रिक्त हुई है, कौन प्रत्याशी होगा, तो अभी जितने भी राज्यसभा में गए वो दूसरे दलों से आए हुए। इस सीट को जो कृष्ण पवार हुई है वह भी पार्टी को अपने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता को देनी है, ताकि एक सकारात्मक संदेश जाए। देवेंद्र, जो अब पार्टी का फैसला है और 10 लाख अभी सदस्य भी बनाए जा चुके हैं, 40 लाख की एक बड़ी फौज खड़ी करनी है पार्टी को। संगठनात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी मजबूती पार्टी को ये फौज आने वाले समय में देगी। तो इसमें इन नामों को हम ये मान लें फाइनली कि दरकिनार कर दिया गया है, और आगे जो भीतरगात की एक सूची तैयार की है पार्टी ने, वो सूची में जो नाम डाले गए हैं वो भी नहीं आने वाले फिलहाल। तो संक्षेप में देखिए सौरभ, जो फैसला हुआ है, मेरे को लगता है अब पार्टी पलटेगी नहीं। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में तीसरी बार जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है, और मैं ये मानता हूं कि 5 साल सरकार चलने वाली है। हरियाणा खतरा नहीं, बहुमत की सरकार है, और इसलिए भी कोई खतरा नहीं कि ऊपर मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी भी अभी सरकार 4.5 साल की तो पड़ी है। तो हरियाणा सरकार को ऐसा कोई खतरा नहीं। तो मेरे को लगता है लोगों की प्राथमिकता, कोई अगर दल बदलना चाहे या समय थोड़ा कम है देवेंद्र, मुझे रोकना पड़ेगा। बिल्कुल अभी कोई जरूरत नजर नहीं आ रही है, अब इसीलिए पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।